रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन प्लांट्स में कैसे होते हैं वो सब आपने देखा होगा। फिर डबल सर्कुलेशन तक आपका जो है वो सिलेबस में खत्म हुआ है अभी तक, राइट। तो हम एक बार क्या करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। रिकैप करने के बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, राइट, ऑल राइट। सो हमारे पास इस चैप्टर में टोटली 4 सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। 4 सिस्टम। पहला सिस्टम था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा सिस्टम था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा सिस्टम सर्कुलेटरी और चौथा है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 4 सिस्टम टोटली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सीबीएसई ने उसको बाहर कर दिया है। सेकेंड चैप्टर कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस हो गया है ना, सेकेंड चैप्टर अब सिलेबस में नहीं रहा है। रिप्रोडक्शन चैप्टर है थर्ड चैप्टर, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स आता है, एवोल्यूशन को भी बाहर फेंक दिया है, सो जेनेटिक्स सिर्फ रह गया है, एवोल्यूशन सिलेबस में नहीं रहा है। ये सब आप लोगों को पता होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में दोनों पढ़े होंगे, रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पढ़े होंगे, सर्कुलेशन में भी दोनों आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग क्विक रिकैप शुरू करते हैं फ्रॉम द डाइजेशन, फ्रॉम द न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन में आप लोगों ने क्या देखा, न्यूट्रिशन में आप लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन होता क्या है ना। न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होते हैं, एनिमल्स में कैसे होते हैं। फॉर दैट न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुद से खाना बनाने वाला न्यूट्रिशन, है ना, सेल्फ सिंथेसाइजिंग द फूड, खुद से खाना बनाने वाला, दैट इज योर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आपने देखा होगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। हेट्रोस मींस अदर्स, सो ये हेटेरोट्रॉफिक मींस दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको हम हेटेरोट्रॉफिक कहेंगे। ये हमने देख लिया था। तो ऑटोट्रॉफिक यानी खुद से खाना बनाना, और खुद से खाना कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं, खुद से खाना हमारे प्लांट्स बनाते हैं, और इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाते हैं। और वो खाना खुद से कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ये कौन सा रिएक्शन आता है, कोई हमें बता सकता है? 2 ऑप्शन हम आपको देते हैं, ठीक है। चलो 3 ऑप्शन देते हैं। हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये किस रिएक्शन में आएगा? ऑप्शन ए एनाबॉलिक रिएक्शन, ऑप्शन बी कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओलंपियाड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव, ऑल द अबव। चलो फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर डालो तो इसका क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इज अ डैश प्रोसेस, या फिर फोटोसिंथेसिस इज अ क्वेश्चन इज अ फोटोसिंथेसिस इज अ डैश, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको इसका आंसर देना, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर डालते जाइए। ओके यहाँ पे आंसर, एक आंसर आया है, आंसर है नवनीत कुमार से, और प्रियंका से भी आंसर आ चुका है। नवनीत कुमार, प्रियंका दोनों ने आंसर दे दिया है। ऑलराइट, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दोनों ने गलत आंसर दिया है। हाँ, अब जाके एक सही आंसर मिला है फ्रॉम शुभम सिंह। शुभम सिंह यहाँ पे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। वेरी गुड शुभम। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, कम ऑन। ओके, निखिल राज ने एक गलत आंसर देकर बोला कि नहीं पता है सर, कैटाबॉलिक रिएक्शन दिया आंसर, तो ये आंसर गलत है। तो एक आंसर यहाँ पे हमने हटा दिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके ये देखो, ये राघवेंद्र तो केमिस्ट्री में घुस गए है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो रॉन्ग। आयुषी यू आर आल्सो रॉन्ग। अंशु, yes, Anshu is right answer. Anshu is having right answer. So Shreya Amrit, wrong answer. Shreya Raj, right answer. Priyanka, sorry. चलो हम आंसर अब बता ही देते हैं, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है? तोड़ने वाला रिएक्शन, यानी ब्रेक डाउन रिएक्शन। क्या है? ब्रेक डाउन।
और हमें पता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या बनता है, इसका एंड प्रोडक्ट है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, है ना, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट हमारा C6H12O6 है और ये बना है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है और ये फॉर्म हुआ है ना, बना है। तो कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन, सो ये कट गया। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ये दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसको अगर आंसर चूज करते हो यानी आप इससे भी एक्सेप्ट करते हो, लेकिन ये आंसर तो गलत है, यानी ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल द अबव हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दो आंसर गलत है, सो ऑल द अबव नहीं होगा। इसका मतलब है कि सही आंसर क्या है हमारा, एनाबॉलिक रिएक्शन यानी फॉर्मेशन रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन इज अ फॉर्मेशन रिएक्शन। क्या है ये, फॉर्मेशन रिएक्शन है और ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? तो एनाबॉलिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कुछ सिंथेसाइज कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, कुछ सिंथेसाइज कर रहा है। जब ये कुछ सिंथेसाइज कर रहा है तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, यानी ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है बोथ एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक, दोनों को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों अगर मिल जाता है, दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों को मिक्स करेंगे तब आएगा मेटाबॉलिक, लेकिन ये तो आंसर गलत है, तो इसको हम चूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको चूज करेंगे इसका मतलब कि हम दोनों से सहमत है, लेकिन ये आंसर तो गलत है, सहमत नहीं होना चाहिए हमें, इसका मतलब ये भी आंसर गलत होगा, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है? सो मेटाबॉलिक रिएक्शन मींस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो सबको हम कॉमनली मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म भी आपने सुना होगा नाम, प्रतीक सर बार बार इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रतीक सर कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, डिपेंड अपॉन डिफरेंट पीपल डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, राइट। सो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओलंपियाड एग्जामिनेशन। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है ओलंपियाड में, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। दूसरा, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया है, यस और नो बोलो, रेस्पिरेशन में पढ़ा है, और रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन। चलो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख देते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या हो सकता है, हम बैलेंस नहीं करेंगे, सिंपली एक रिएक्शन लिख देते हैं, CO2 प्लस H2O give rise to C6H12O6 plus H2O plus O2 which is liberated out, and sometimes water is also, some amount of water is also liberated out in the presence of sunlight in the chlorophyll, or we can say chloroplast. ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। यहाँ पे अगर हम बैलेंस करेंगे तो 6CO2 12H2O और 6H2O यहाँ पे आएगा और 6O2 आएगा, है ना, ऐसा रिएक्शन शायद आएगा, शायद, मुझे आई डोंट नो, है ना, मुझे नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है, आपको, मुझे पता भी नहीं है, भूल गए, राइट। तो चलो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये कौन सा रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये फोटोसिंथेसिस, ये हो गया फोटोसिंथेसिस, कौन सा रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे आप देखिएगा तो रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2, है ना, CO2 ये CO2 में बदल जाते हैं, यानी CO2 के रिलीज के लिए हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहते हैं, और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन के लिए, मेजर इंपॉर्टेंट। तो जब ATP का फॉर्मेशन चाहिए, हमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, CO2 वहां से रिलीज होता है, यानी टूट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है। ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे ग्लूकोज बना है, और यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है। ये कौन सा रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में, ओलंपियाड में ये आ सकता है कि ग्लूकोज क्या है ना। हम इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं,
ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस नहीं पूछेगा, पूछेगा कि रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है। हमने कहा फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, सिमिलरली रेस्पिरेशन इज अ डैश। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आप आंसर कौन से चूज करोगे, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर डालो, आंसर कौन सा चूज करोगे। यस 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 यस, राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आयुषी अभी भी गलत आंसर दे रही है। एक आयुषी ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। नो, युविका इज ऑल्सो रॉन्ग। युविका हमने ग्लूकोज के बारे में पूछा है, रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है। रेस्पिरेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ब्रेकडाउन रिएक्शन है। और ब्रेकडाउन रिएक्शन क्या होता है भाई, ब्रेकडाउन रिएक्शन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन ना। एनाबॉलिक एनाबॉलिक लिख रही हैं युविका और आयुषी, रॉन्ग। ठीक है, आंसर होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। आंसर क्या होगा, यस युविका वेरी गुड, आंसर इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आया। अब यहां से ध्यान, यहां से एक पॉइंट हमें एक निचोड़ निकलता है कि फोटोसिंथेसिस इज ऑपोजिट टू रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस इज अ ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, और हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिवर्स रिएक्शन या ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया, मगज में उतर रहा है। यस ओके, तो ये था कुछ चीजें। तो ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, इस अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना चाहिए। सो हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होता है, सो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बन रहा है, फूड मॉलिक्यूल बन रहा है। उसके बाद आते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हेट्रोट्रॉफिक। और एक्चुअली फोटोट्रॉफिक में भी देखे तो 2 तरह के फोटोट्रॉफिक होते हैं, सॉरी ऑटोट्रॉफिक। एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि लाइट के मदद से खाना बनाना, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ यानी केमिकल रिएक्शंस के मदद से। खैर, तो आपने ये सब पढ़ लिया होगा, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने सैप्रोफाइटिक, आपको पता होगा सैप्रोफाइटिक डेड एंड डीके पे जो आता है, जो वहां से डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, सैप्रोफाइटिक कहलाता है। पैरासाइटिक वो कहलाता है अगर किसी होस्ट पे बैठता है तो उसको हम पैरासाइटिक रिएक्शन कहते हैं। वीडियो इज लैगिंग, ओके, लेट मी चेंज माय नेटवर्क कनेक्टिविटी, देखते हैं क्या होता है। Good morning, everyone. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, तुम लोग में से प्रियंका कहाँ है? हाँ, प्रियंका। टीचर्स डे पे प्रियंका, युविका दोनों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया था। प्रियंका ने एक पोयम भेजा था जिसको अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया प्ले करना। ठीक है, एंड तरुण सर आ गए, एक मिनट, तरुण सर आ गए।
ओके एक्चुअली क्या था, नेटवर्क का इश्यू बोल रहे थे बच्चे की सर लैग कर रहा था, हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी अपना चेंज कर दिया, हमने वाईफाई से कनेक्ट हो गए, अब देखते हैं लैग हो रहा है, लैग अभी भी वीडियो लैग है क्या? यस सर। यस सर। अरुण सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है सर। ऑलराइट, सो ये था हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कहा। दूसरे उसके बाद आता है होलोजोइक। सो सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक हो गया, अब हम बात करेंगे होलोजोइक का। तो होलोजोइक क्या था? होलोजोइक मींस एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना हुआ। तो एनिमल न्यूट्रिशन इन द सेंस हमारे ह्यूमन बॉडी का, हम नॉर्मल जो डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ना। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इंजेशन, जो हम इंजेस्ट करते हैं। दूसरा डाइजेशन। तीसरा अब्जॉर्प्शन। चौथा असिमिलेशन। फिफ्थ है एक्सक्रीशन। ये 5 बेसिक स्टेप्स है। इंजेशन का मतलब हम अपना फूड मॉलिक्यूल को मुंह में लेते हैं और उसको अच्छे से चबाते हैं, ठीक है? इंजेशन मींस टेकिंग द फूड मॉलिक्यूल इनसाइड, ठीक है? उसको हम कहते हैं इंजेशन, राइट? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम मैस्टिकेट करते हैं, हम उसको चबाते हैं अपने 32 दांतों के माध्यम से, क्या करते हैं? चबाते हैं। क्या है? हमारा जो सलाइवा है, हमारे 3 सलाइवरी ग्लैंड है ना? 3 सलाइवरी ग्लैंड है। एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है एट दिस पॉइंट, और उसके बाद एक जंक्शन पे होता है फैरिंक्स, राइट? तो 3 चीज है, एक यहाँ पे पहला, दूसरा आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। ऐसा माइक चेंज कर लेते साइड, हो सकता है कि माइक की वजह से आ रहा हो। माइक तो ठीक है। एनीवेज, तो सलाइवरी ग्लैंड से आपका सेक्रेशन हुआ। तो सलाइवा का सेक्रेशन हुआ। सलाइवा का सेक्रेशन होने के बाद, ठीक है, आप कहाँ गया? वो फूड मॉलिक्यूल अच्छे से चबाने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल यानी बोलस में बन गया, और वो बोलस हमने इंजेस्ट किया। जब हमने बोलस को अपने अंदर ले गए हम, ठीक है, तो पहला ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। जब हम मैस्टिकेट किए, हम मैस्टिकेट करते वक्त हमारे 32 जो है 32 दांतों से हमने चबाया, उसको चबाने के बाद क्या हुआ? हमने उसको मैस्टिकेट किया, वो फूड मॉलिक्यूल अंदर गया, ठीक है? अंदर गया। वहां पे जो हमने कार्बोहाइड्रेट यानी जो हमने चबाया था, वो कार्बोहाइड्रेट पे स्टार्च मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट पे टूटा। क्या कर भाई? क्या हुआ सर? तुम लोग कहाँ भेज दे रहे हो सर को बार बार? सर नो सर, क्लास प्रोसीड करते हैं। ओके सर। सो अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को हम अपने अंदर लेते हैं, उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर से। ये क्या हो रहा है? अब मत बोलिए कि हम लोग भेजे हैं। नहीं, अब तो सर हम ही को, तुम लोग हम ही को बोलोगे कि हम ही भेज दिए। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल के अंदर लेते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक करते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। वो पर्टिकुलर चीजें सलाइवरी ग्लैंड से होता है। हमने फूड लिया, 32 दांत होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं,
ठीक है, और चारों टाइप से, ये टाइप ऑफ टीथ ये इंपॉर्टेंट है आपको, और 32 टीथ होते ये भी इंपॉर्टेंट है। डेंटल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, एनटीएससी में आ चुका है, इसलिए ये डेंटल फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार नोट्स में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद हमारा बोलस फूड पार्टिकल अंदर जाता है, इसोफेगस है, इसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, इसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस, है ना, पेरिस्टाल्सिस होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है ऑन द एक्शन ऑफ योर ब्रेन। हमारे इस इसोफेगस में मस्कुलर लेयर होते हैं, वो मस्कुलर लेयर से हमारा ब्रेन कनेक्टेड रहता है ना, वहां से वो सिग्नल भेजता है कि फूड मॉलिक्यूल आया है, अब इसको क्या करना है, अब इसको नीचे भेजना है, तो पर्टिकुलर रीजन क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होने लगते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होने लगते हैं। अब ये इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। उसके बाद हमारे फूड मॉलिक्यूल जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक में बहुत सारे एसिड होते हैं, है ना, HCl सेक्रेट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, उसके बाद वो सारा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, राइट, उसके बाद वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में, वहां पे भी बहुत सारे एंजाइम आते हैं, पैंक्रियास से कुछ एंजाइम आते हैं, गाल ब्लैडर से बाइल जूस आते हैं, वहां पे मिक्सचर होता है, इंटेस्टाइन भी कुछ अमाउंट ऑफ जूस सेक्रेट करता है, इंटेस्टिनल जूस कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पे ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ब्रेक डाउन होने के बाद वो मूव करता है हमारे इलियम में, और इलियम में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। कारण क्या है, अब्जॉर्प्शन हाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए डिओडेनम, ऑप्शन बी जेजेनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी ऑल। ऑप्शन फटाफट से आंसर बताइए, कौन सा हायर अमाउंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स कहां पे एब्जॉर्ब होते हैं? ओ माय गुडनेस सर, अमन सर, यहाँ पे पता है आंसर कैसे आ रहा है? गूगल बाबा से वॉइस नोट। कौन है सर वो? अब वो तो मुझे हमने ध्यान नहीं दिया सर, क्योंकि हम तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ऑन नहीं किया था, बट गूगल बाबा से वॉइस नोट के साथ आंसर पूछा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ओ माय गॉड, बोले सर स्पेशल टैलेंट है इन लोग के पास। OMG, चलो कोई नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछना बेकार है आप लोगों से, चलो छोड़ो, हटाओ इसको, क्वेश्चन पूछना बेकार है। नो सर, आंसर इसका होगा इलियम, आंसर होगा इलियम, ठीक है, आंसर क्या होगा, इलियम। ये आवाज आया था ना, देखिए विश्वास कौरव बोल रहे आवाज आया था गूगल का, है ना हम भी सुने भाई, फेमिलियर है इस आवाज से, तो आंसर होगा इलियम, क्योंकि इलियम में हमारे माइक्रोविलाई, हमारे जो विलस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और वो हाई सरफेस एरिया वहां पे होता है, और इसीलिए वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब होते हैं। जेजेनम में भी विलस होते हैं, डिओडेनम में भी विलस होते हैं। विलस यानी आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए भी और ओलंपियाड के लिए भी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा विलस। ये विलस कुछ इस तरह से होता है ना, अगर हम कंटिन्यूअस देखें कंटिन्यूअसली, तो विलस कुछ इस तरह से होता है, विलस हमारे कुछ इस तरह से होते हैं। ये नीचे वाला ये स्किन सरफेस है, अंडर टिश्यू है ये सब, और ये ऊपर वाला ल्यूमेन है, तो हमारे विलस कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, इसके सरफेस के ऊपर माइक्रोविलस होते हैं, माइक्रोविलाई, और ये जब फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, जब फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, ये एब्जॉर्ब करेंगे, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। हमारे जो डिओडेनम, सॉरी ये लिख नहीं रहा है तो हम इसको फेंक देते हैं, है ना, हमारा जेजेनम में क्या होता है, जेजेनम में होता है लेकिन ये शॉर्ट होता है लेकिन क्या होता है, शॉर्ट होता है। हमारे डिओडेनम में होता है लेकिन ये क्या होता है, पॉइंटेड नहीं होता है, ब्लंट होता है, ऊपर वाला सरफेस ब्लंट होता है, और इसीलिए हमारे जो इलियम है, दिस इज हैविंग
the high capacity of absorbing high amount of food, digested food molecule. Yes, villus is a singular form. Villus जो होता है, ठीक है, villus it is a singular form. US आया, ये singular है, और villi is plural form. villi क्या है? villi is a plural form और villus is a singular form. This is the basic difference between villus and villi. ठीक है, हमने एक को बोला इसीलिए हमने villus इस्तेमाल किया, यहाँ पे बहुत सारे हैं इसीलिए हमने villi का वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है, that is the basic difference. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो विलस हैं, विलस के एकदम सेंट्रल पार्ट से, विलस के एकदम सेंट्रल पार्ट से एक वेजल होते हैं, जो वेजल जाते हैं लिवर तक. कहां जाते हैं? लिवर तक जाते हैं. आपने पढ़ा होगा इस वेजल के बारे में, ठीक है, इस वेजल के बारे में पढ़ा होगा. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस वेजल? ऑप्शन नहीं देंगे और ऐसा क्वेश्चन के फ्रेम में ही नहीं देंगे कि आप गूगल सर्च कर पाओ. ठीक है, ये क्या है? हमारे विलस के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन में जो वेजल है, ठीक है, हमें पता है कितने भी स्मार्ट बच्चे हैं कि इसका भी आंसर गूगल से ढूंढ निकालेंगे. एनीवेज, मेरा फर्ज है, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन. ये सेंट्रल पोर्शन में जो वेजल है, जो फैटी एसिड को कैरी करता है, लिपिड जो सॉल्युबल हो, जो लिपिड जो ब्रेक हो जाते हैं, वहां से जो लिपिड ब्रेक होने के बाद जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं लिवर में स्टोरेज के लिए, लिवर में स्टोरेज के लिए. तो ये जब लिवर में जाते हैं तो इसी ट्यूब के जरिए जाते हैं, और ये एक तरह का लिम्फेटिक वेसल है. क्या है? लिम्फेटिक वेसल है. आपने सर्कुलेशन में पढ़ा होगा लिम्फेटिक सिस्टम, और ये लिम्फेटिक वेसल है. और ये जो हमारा लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फेटिक वेसल का स्पेशल नाम होता है. इस नाम, वो नाम क्या है? दैट इज द क्वेश्चन. इस लिम्फेटिक वेसल का एक स्पेशल नाम होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हमारे सेगमेंट के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए. बताइए कौन सा है? यहाँ पे नाम क्या है? टेल मी. 5 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट से टाइप करके डाल दो, हम आंसर उसके बाद बता देंगे. अब ये नहीं चेक करेंगे कि आप कितना सही है कितना गलत है, ठीक है. 5 4 3 2 1. आंसर है लैक्टीन. आंसर है लैक्टीन. आपने पढ़ा होगा, ठीक है. लैक्टीन इज द लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट इन द विलस व्हिच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड इट टेक्स इट टू द लिवर फॉर स्टोरेज. ठीक है, आपने पढ़ा होगा. चलो बढ़िया है, बेहतरीन. इसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होंगे जो बाकी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे. एब्जॉर्ब करके डिफरेंट सेल्स के पास ले जाएंगे, कुछ लिवर के पास ले जाकर एक्सेस ग्लूकोज होगा तो स्टोर कर देंगे एज ए ग्लाइकोजन. ठीक है, एज ए ग्लाइकोजन. ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्या होता है? उसके बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा. किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा? वहां पे पूरा वाटर का और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा. और वहीं पे आपका विटामिन B12 का सिंथेसिस होगा. क्या होगा? विटामिन B12 क्या सिंथेसिस होगा. और ये सिंथेसिस करने में कौन मदद करता है? प्रोबायोटिक्स. हमारे बायोटिक्स यानी गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बायोटिक्स हैं, और वो क्या करेंगे? वो हेल्पफुल होंगे हमारे विटामिन B12 के सिंथेसिस में. और ये सब कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना. ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. क्लियर है? ऑल राइट, ये सब आपने पढ़ा होगा. उसके बाद ये मॉलिक्यूल कहाँ जाता है? ये मॉलिक्यूल जाता है हमारे, अच्छा, काइम का वर्ड सुना होगा. जब स्टमक से हमारा फूड इंटेस्टाइन में जाता है तो फूड मॉलिक्यूल को हम काइम कहते हैं. एसिडिक फूड मॉलिक्यूल को हम काइम कहते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये कहाँ जाता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस में जाता है और वहां से एक्सक्रीट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज डाइजेशन. उसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन. यानी हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा 2 तरह के रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन. आपने ये पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. राइट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं, और या फिर फिजिकल रेस्पिरेशन. और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि ब्रेकडाउन में असली ब्रेकडाउन होता है, यानी सेल के अंदर ब्रेकडाउन होता है. इसीलिए हम इसको इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं.
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेल के अंदर हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हमारा ऑक्सीजन जाता है, हम नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, नेजल चेम्बर में जाता है, नेजल, इसको हम नेजल चेम्बर कहते हैं, और बीच से इस नेजल चेम्बर को कार्टिलेज ने डिवाइड किया है, इसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम, जिसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारे हमने सांस लिया, नॉस्ट्रिल के थ्रू नाक के अंदर गया, फिर यहाँ पे साइनस होता है और पीछे की तरफ जाता है, मतलब हमारे इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आया और ये हमारा नेजल चेम्बर यहाँ तक खत्म हुआ, फिर आया फेरिंग्स, ठीक है, जिसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, नाक के पास जो फेरिंग्स है हम उसको कहेंगे नेजोफेरिंग्स। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। फेरिंग्स हमारे यहाँ पे तीन तरह के, तीन पार्ट ऑफ फेरिंग्स होंगे। एक होता है जो नाक के पास होता है, उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। जो माउथ के पास होता है, माउथ को कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो फेरिंग्स प्रेजेंट है उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। फिर वहां से जो निकलता है लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, वहां पे भी एक तरह कुछ फेरिंग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। उसके बाद वो जाता है हमारे एपिग्लॉटिस को क्रॉस करते हुए जाता है लैरिंग्स, यानी वोकल कॉर्ड यानी वॉइस बॉक्स में, और ये वॉइस बॉक्स जो होता है ये यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हमारा लैरिंग्स है। ये क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स ये क्या हो जाता है, डेवलप होता है, और प्यूबर्टी के बाद डेवलप होकर एडम्स एप्पल बन जाता है। यही वो वॉइस बॉक्स है जो एडम्स एप्पल बनता है, और इस एडम्स एप्पल को क्या करिए, यहाँ पे ऐसे दबा के बोलिए तो आपका वॉइस चेंज होगा, क्योंकि यहीं से हमारा साउंड का मॉड्यूलेशन होता है। ये हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन यहीं से होता है। तो ये लाइव एग्जांपल आप करके देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का, ज्यादा मत प्रेस कर जाइएगा, नहीं तो जय श्री राम, है ना, हल्का हल्का प्रेस करके आप देख सकते हैं कि साउंड में मॉड्यूलेशन आएगा। हम बना के नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है ना, हम बना के नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, वॉइस मॉड्यूलेट होता है, क्योंकि हमारा जो लैरिंग्स होता है ये साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड में जब डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो आपको ये क्या होंगे, ये प्रॉब्लम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, एक खेल, एक छोटा सा खेल है, खेल में हमने ये चीजें हमें अच्छी लगती है करना। पंखा है, टेबल फैन होता है, टेबल फैन जो होता है उसके जस्ट थोड़ा सा करीब जाते हैं और हम लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि उसका जो हवा आता है वहां से, हवा के पास हम जब चिल्लाते हैं तो वो क्या होता है, वो डिविएट होता है, इसके वजह से अजीबोगरीब साउंड आते हैं, साउंड निकलते हैं। आप ट्राई करके बिना किसी पेरेंट के सुपरविजन पे ट्राई मत करना, ठीक है, हमने ट्राई किया था बट आपने ट्राई मत करना प्लीज, ये मत बोल देना कि हमने ट्राई किया, भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक है, लेकिन होता है। तो जब साउंड हम डिस्टर्ब करते हैं तो अजीबोगरीब साउंड निकलता है, और साउंड को वर्ड में कन्वर्ट कौन करता है, हमारा टंग। हमारा टंग क्या करता है, साउंड को वर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बिना टंग हिलाए आप बोल नहीं सकते, शब्द नहीं निकाल सकते, तो साउंड तो आएगा लेकिन शब्द नहीं निकल सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे लैरिंग्स के बाद आता है ट्रकिया। ट्रकिया जो होता है एक टिश्यू है, टिश्यू ट्यूब है, और वो ट्यूब आगे की तरफ होता है, हमारा इसोफेगस पीछे की तरफ होता है और हमारा ट्रकिया आगे की तरफ होता है। यानी मान के चलिए कि हमारा ग्रीन वाला क्या है, सॉरी ये ग्रीन वाला क्या है, ट्रकिया, और इसोफेगस पीछे वाला पिंक वाला क्या है, इसोफेगस है। ग्रीन वाला ट्रकिया और पिंक वाला इसोफेगस है, ठीक है। तो इसोफेगस पीछे तरफ होता है और ट्रकिया आगे की तरफ होता है, ठीक है। और ये ट्रकिया क्या होगा, ये पूरा ट्रकिया है, लॉन्ग ट्यूब, और ये ट्रकिया नीचे से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 सेक्शन में। उसको हम कहेंगे ब्रोंकस, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस कहेंगे। फिर ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा, फिर 2 लंग्स आएंगे, और वो लंग्स ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वियोलाई होगा। अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे की तरह होता है हमारा लंग्स का ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। अंगूर का गुच्छा होगा, उस अंगूर के गुच्छा यानी एल्वियोलाई, उस एल्वियोलाई के ऊपर क्या होंगे, ब्लड वेसल होंगे, ब्लड वेसल का सरफेस होगा, और वहां से गैसेस एक्सचेंज होगा। यस, गैसेस एक्सचेंज, वो ब्लड वेसल के अंदर हमारा क्या हुआ, वो सारा फूड मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के बाद वो गया हमारे सेल्स के पास। सेल्स में क्या हुआ, ग्लूकोज टूटा, पहले तो एनारोबिकली टूटा विद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर एरोबिकली टूटा, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वहां पे 38 एटीपी प्रोड्यूस हुए, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, टिश्यू फ्लूइड में आया, टिश्यू फ्लूइड से कहां गया, ब्लड में गया, ब्लड से कहां गया, एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से कहां गया, वो हमारे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ट्रकिया होते हुए नेजल चेम्बर और नॉस्ट्रिल से बाहर निकल आता है। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ
हमारे ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को नाक तक लाना। उसके बाद हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे फूड जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसको ले जाना, क्या होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें हमारे ब्लड वेसल मदद करते हैं, हमारे ब्लड मदद करते हैं, है ना। उसमें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, आपने पढ़ा होगा। फिर लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं जो लिम्फ को ले जाते हैं, या आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पंपिंग ऑर्गन है वो है हार्ट। पंपिंग ऑर्गन क्या, हार्ट। हमारे ह्यूमन हार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, है ना। 2 चेम्बर्ड हार्ट फिश के होते हैं, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है क्योंकि 2 चेम्बर्ड है, ठीक है। यानी मान के चलिए कि अगर हमारे पास 2 ही चेम्बर हो हार्ट का, तो सिर्फ ब्लड कहां से आ पाएगा, सिर्फ एक तरह आएगा और दूसरे तरीके से दूसरे तरफ से निकल आएगा, सिर्फ एक बार हार्ट के अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। वहीं अगर ये दोबारा फिर से इसमें आता और फिर इसमें से निकलता, तो 2 बार हार्ट के अंदर आया सेम ब्लड, उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा क्या है, हार्ट है। 4 चेम्बर्ड हार्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 चेम्बर्ड। तो इस क्या करता है, एंट्री मारता है यहां से, फिर ये एंटर करता है यहाँ पे, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स, फिर आता है और फिर आयोटा के थ्रू बाहर निकल आता है। इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, प्लीज हमें फटाफट जवाब दीजिए, क्या आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ लिया है। अच्छा, विश्वास गौरव बोल रहे हैं हो गया है, आयुषी बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है ना, और अंशराज बोल रहे हैं कि हो गया है। इसका मतलब कि जो बोल रहे नहीं हुआ है वो एब्सेंट होंगी, इसका मतलब कि हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलो ठीक है, जब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो ही गया है तो सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग हो गया है खत्म, है ना। जब सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो ही गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो सॉरी, एक्सक्रीशन नॉट रेस्पिरेशन, दिमाग खराब हो गया हमारा। एक्सक्रीशन, तो हमारा जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिलीज करना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट एक्सक्रीशन। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन। हमारे जो एक्सक्रीशन है यानी एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट और undigested waste product from the body is called excretion. Elimination of undigested waste material and elimination of undigested waste material, या फिर हम कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस और नाइट्रोजीनस substances from the body is called excretion, is called excretion. समझ में आया? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सच बता रहे, बहुत प्यास लग गई है, पानी लाया नहीं है, सो सैड। हाँ जी बोलिए। ओह माय गॉड, अगर हार्ट को हम रिमूव कर देते हैं और सारे ब्लड वेसल को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर तो चल बसना है हमें, है ना। क्योंकि हार्ट के पंपिंग के वजह से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे
ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। हार्ट हमारा पंप नहीं करेगा, हार्ट रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा फिर? कल्याण हो जाएगा। ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई हो गया, हम चल बसेंगे। ठीक है, राइट, यही क्वेश्चन था ना, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। What happen if we remove our heart and join all the blood vessels carrying together? हाँ, रिमूव कर देंगे, चल बसेंगे भाई, क्योंकि ब्लड वेसल को तो हम लोग ज्वाइन कर देंगे, लेकिन वो हार्ट का पंपिंग रेट, ओके, तो हमारे हार्ट जो होते हैं 1 मिनट में अराउंड 72 टाइम्स बीट करते हैं। 72 टाइम्स बीट करते हैं। कितना टाइम? 72 टाइम्स, 72 to 80 ऑन एन एवरेज, 72 to 80 ऑन ए हेल्दी, इन ए हेल्दी पर्सन इन ए नॉर्मल रिलैक्स स्टेट। ठीक है, ये अलग अलग चीज होती है, जैसे हम ये सब टर्म इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये चेंज होता है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा जो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर हम क्या हैं, हम बच्चे हैं, तो हमारा हार्ट बीट जो है वो कम रहेगा। तो डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट टाइम पीरियड में, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, तो वो नॉन नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन एक एवरेज अडल्ट में 72 to 80 टाइम्स बीट करता है। किसी ने सवाल पूछा है कि हमारे 32 दांत किस एज में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 4 तीर्थ होता है, कैलकुलेशन ऑफ बीपी इज वेरी सिंपल, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से बेस करता है। ठीक है, 80/120, 120/80, दिस इज द नॉर्मल बीपी। और ये जो हमारा बीपी है, ये बीपी पर्टिकुलरली किस वजह से होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये कैलकुलेट करते हैं हम बीपी ऑन द प्रेशर ऑफ आर्टरी, बेस्ड ऑन द प्रेशर ऑफ आर्टरी। हमारे जो ब्लड प्रेशर होते हैं, हमारे नॉर्मल बीपी, ठीक है, ये हमारे ब्लड प्रेशर जो होते हैं, ये ब्लड प्रेशर किसके ऊपर कैसे मेजर किया जाता है? तो ये आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, उसी आर्टरीज का जो ब्लड फ्लो है उसी को मेजर किया जाता है और उसी के प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, हो ये सब नहीं पता है। सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो फिर ये इसका मतलब ये है कि सब आप लोगों को नहीं पता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन में आते हैं। ठीक है, मतलब ये सब अभी नहीं हुआ है ना। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रिलैक्स, हम क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हमारे बॉडी में मान के चलिए कि आपने पढ़ा होगा आर्टरी और वेन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वेसल्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में पहले सुपीरियर वीना कवा और इंफीरियर वीना कवा होता है, ये भी आपने पढ़ा था। हमारा जो सुपीरियर वीना कवा है, ये ऊपर के बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को लाता है हार्ट के अंदर, और इंफीरियर वीना कवा बॉडी के लोअर हिस्सों से लेकर आता है हार्ट के अंदर। उसके बाद मान के चलिए ये दोनों तरफ से हमारा ब्लड आ चुका है, और हमारा ब्लड कहाँ आया है? राइट आर्टरी में आया है, राइट अट्रियम में आया है। वहां से वो गया राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ना, या वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में गया। फिर वहां से क्या हुआ? वहां से पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स में गया, ऑलराइट। और लंग्स के बाद कहां से? लंग्स से आया हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर गया ये अयोटा में, पूरे बॉडी में फंक्शन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं, और क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन का क्या काम है? आर्टरी क्या करता है, आर्टरी करता क्या है, और वेन क्या करता है? पहला क्वेश्चन, वेन क्या करता है? प्लीज एनीबडी गिव मी द एग्जैक्ट राइट आंसर। कोई सही आंसर हमें दे सकता है? यहाँ पे कोई ऐसा है जो हमें सही आंसर दे दे?
वेन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अगर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आप लोग ऐसे आंसर दोगे कि आर्टरी कैरी प्योर ब्लड और वेन कैरी इम्प्योर ब्लड, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप लोग सोचोगे कि आर्टरी प्योर ब्लड ही कैरी करता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, तो गलत है, क्योंकि हमारे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वो भी आर्टरी है। तो इसीलिए हमें क्या, और ये बोलोगे कि सर ये एक्सेप्शन है, तो भाई एक नियम हम बताते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स कैरी deoxygenated blood towards the heart। अगर ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको एक्सेप्शन में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये एक्सेप्शन है। बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन आ गया, केमिस्ट्री में तो सुना था कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन, तो छोड़ो एक्सेप्शन को मार देते हम गोली, यहाँ पे एक्सेप्शन पे ध्यान नहीं देंगे। अब ये एक सिंपल सा फंडा याद रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ेंगे, तो एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आर्टरी हमेशा क्या करता है, ब्लड हार्ट से बाहर ले जाता है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे आयोर्टा हो, ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो आयोर्टा हो, हार्ट से ब्लड बाहर ले जा रहा है। और वेन्स की बात करें तो चाहे सुपीरियर वीना कवा इंफीरियर वीना कवा हो या फिर पल्मोनरी वेन हो, वो कहां ले आ रहा है, ब्लड हार्ट के अंदर ले आ रहा है, राइट। सो वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ या हार्ट के अंदर लाता है, और आर्टरी हार्ट से ब्लड बाहर ले जाता है, ठीक है। सिंपल सा ये फंडा याद रखना हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो जब हमारा ब्लड हार्ट में आया, हार्ट पंप हो रहा है, जब हमारा हार्ट पंप हो रहा है, ठीक है, पंप क्यों पंप हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एसए नोड है, हमारे पास एसए नोड है, राइट। एसए नोड के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा था, एसए नोड हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। एसए नोड क्या करता है, एसए नोड है, इसके वजह से एसए नोड पंपिंग कराता है। तो पहले ऊपर का जो चेंबर है, पहले हमारा ऊपर का जो चेंबर है, ये हमारा ऊपर का चेंबर है और ये हमारा नीचे का चेंबर है, ठीक है। क्या है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये हमारा नीचे का चेंबर है, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा चेंबर है, और फिर ठीक है, क्या है, पल्मोनरी आयोटा है, ठीक है, ये आयोटा है, ये आयोटा आ रहा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या होंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये आयोटा है, ठीक है। सो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, इसमें आया, फिर ये कहाँ गया, चला गया दूसरी तरफ, फिर वापस आया, है ना, वापस इसमें से आया और फिर ये एंटर किया हमारे वेंट्रिकल में, फिर ये एंटर कर गया आयोटा में, फिर ये एंटर कर गया हमारे आयोटा में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में पास कर गया। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्या होता है, ये दोनों पंप होता है, तो दोनों तरफ से, यहाँ से इम्प्योर ब्लड यहाँ पे जाएगा, यहाँ से प्योर ब्लड यहाँ पे जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी जब पहली बार पंप होगा, ठीक है, जब पहली बार पंप होगा तो ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों पंप होंगे एक साथ, तो दोनों तरफ से ब्लड आएंगे हमारे वेंट्रिकल्स में, प्योर ब्लड आएंगे राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी इम्प्योर ब्लड आएंगे राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और प्योर ब्लड आएंगे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो दोनों तरफ एक साथ पंप होगा। जब ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये जो पंप होगा उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक, क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल,
या कुछ लोग इसको सिस्टोली कहते हैं बिकॉज ऑफ LE। ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो आर्टरी में हो या वेंट्रिकल में हो। अब आर्टरी में सिस्टोल हो गया, दोनों तरफ ब्लड, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो दोनों तरफ से ब्लड वेंट्रिकल में गया। अब जैसे ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, अब वेंट्रिकल क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे ऑरिकल क्या हो जाएंगे, डायस्टोल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, डायस्टोल, यानी रिलैक्सेशन। ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये रिलैक्स होगा। सोचो अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारा हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, हम चल बसेंगे। ठीक है, हार्ट हमारा कोलैप्स हो जाएगा, हम चल बसेंगे। इसीलिए बारी बारी से ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्लड जैसे इसमें गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और तुरंत ये रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये रिलैक्स होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो प्रेशर क्या होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेशर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल, तो प्रेशर कहां जा रहा है, प्रेशर जा रहा है एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और दूसरा आयोटा में ब्लड जा रहा है। तो दोनों में बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हमेशा आर्टरी में हाई प्रेशर रहता है। आर्टरी में क्या रहता है, प्रेशर हमेशा हाई रहता है। क्यों हाई रहता है, यही रीजन है, रीजन यही है। क्योंकि जब मान के चलो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, हाँ बोथ रिलैक्स होते हैं, कुछ नहीं होगा, बोथ रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त कुछ नहीं होगा, दोनों रिलैक्स हो सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, दोनों रिलैक्स होते हैं, उसको कहते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। तब कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है यहाँ पे। लेकिन जॉइंट सिस्टोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जॉइंट डायस्टोल होता है, मतलब दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है जब दोनों रिलैक्स करते हैं। ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, हायर क्लास यानी 11th स्टैंडर्ड में पढ़िएगा। बीपी जब आएगा, जब बीपी पढ़ने को होगा, हार्ट बीट के बारे में पढ़ना होगा, हमारे ये जो हार्ट, हमारे जो लाइंस आते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, तो वहां पे जॉइंट डायस्टोल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, सोचो अगर राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो किसी ब्लड वेसल में कोई प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे सोचो किसी ब्लड वेसल में कोई प्रेशर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ना ही आर्टरी में ना ही वेन में, किसी में कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आर्टरी में ब्लड पास करता है और ये प्रेशर क्रिएट होता है, और इसीलिए आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर होता है। और इसीलिए ब्लड के पंपिंग से डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसा होगा। यानी ब्लड अगर वेंट्रिकल अगर जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा जल्दी जल्दी, उतना हमारा बीपी जो है वो बढ़ेगा, प्रेशर जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। यानी हार्ट बीट से ही हमारा बीपी जो है वो डिपेंड करता है, हार्ट बीट, और इसी से पल्स भी डिपेंड करता है। हमारा जितना ज्यादा हार्ट बीट होगा उतना ज्यादा पल्स होगा। ठीक है, सो लगभग ये सिमिलर होता है हार्ट बीट और पल्स। एनीवेज, सो इसीलिए आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, और वेन्स में प्रेशर नहीं होता है क्योंकि वेन्स में नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन उसमें कोई असर नहीं डाल रहा है वेन्स में, इसलिए वेन्स में हमेशा लो प्रेशर रहता है और आर्टरी में हाई प्रेशर। ठीक है, और इसीलिए अगर ब्लड प्रेशर को मेजर करना हो तो अभी किसका मेजर करना जरूरी है, बोलो, अगर ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो किसको मेजर करोगे, वेन्स को क्या आर्टरी को, टेल मी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आर्टरी को, आर्टरी को मेजर करेंगे, यस ऑफ कोर्स, क्या करेंगे, आर्टरी को मेजर करेंगे, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो आर्टरी को हम लोग मेजर करेंगे। क्लियर है ये, और हमेशा देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो प्रेशर बढ़ता है, और इसीलिए ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक कैलकुलेट करते हैं, यानी इसीलिए ऊपर वाला हमेशा ज्यादा रहता है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या होता है, नीचे वाला ज्यादा होता है और ऊपर वाला कम होता है। डिनोमिनेटर जो है वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम या फिर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा हाई रहता है कंपेरेटिव टू डायस्टोल। तो ये रिलैक्सेशन है और ये कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, चलो, तो ये क्या कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे, जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है तो हमारे आर्टरी में कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब हमारा वही वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आर्टरी में कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, सिंपल सा मतलब है बीपी का। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्पिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एनटीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में। और स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है, हम इसको सिंपल कॉमन भाषा में बीपी अपैरेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी अपैरेटस। लेकिन बीपी अपैरेटस के टर्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा स्पिग्मोमैनोमीटर से। क्वेश्चन क्या आएगा? स्पिग्मोमैनोमीटर से क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? तो ये क्या है? ये कैलकुलेट होता है आर्टरी का प्रेशर, यानी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय आर्टरी का डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यार क्लियर हो गया हो ना तो एक काम करो, है ना, क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में मत लिखो, टिक मार्क लगा दो, जिससे हमें पता चल जाए कि सबको क्लियर हो गया। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में जाओगे तो आपको टिक मार्क करने का ऑप्शन शायद आपके होगा, ठीक है। अगर वहां पे टिक नहीं है, नहीं है तो हाथ उठाने का ऑप्शन होगा, हाथ उठा दीजिए ताकि हमें पता चल जाए, है ना। चलो हाँ, ओके, चलो जिसका मतलब सबको समझ में आ गया है। ऑलराइट, चलो आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्लास था। यहाँ पे कुछ लोग है जो हमें जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो आज का हम क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास है और क्विक क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस के लिए हम खोल देते हैं सेशन को। क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोग बताएं, ठीक है। और आगे का हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन से अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। हम कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे अगले क्लास में कि स्टेथोस्कोप क्या होता है, कैसे बीपी को मेजर किया जाता है, एक्सेट्रा। स्टेथोस्कोप लाएंगे, घर पे पड़ा हुआ है, अब हम आइडिया नहीं था इसलिए नहीं लाया। अगले क्लास में अपना स्टेथोस्कोप लाएंगे और आपको दिखाएंगे। और दूसरी चीज क्या बोल रहे थे, एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। अब आप लोगों को क्या है, आप लोगों का सेशन अब जो है पॉइंट खत्म हो चुका है। जो क्वेरी है, डाउट है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट बीपी नहीं बता सकते, ना वही बोल रहे हैं ना, हार्ट बीट जो होता है उसी से कैलकुलेट हो रहा है। तो प्रेशर जो कैलकुलेट होता है ना, वो विदाउट स्पिग्मोमैनोमीटर सिर्फ हार्ट बीट सुन के प्रेशर बीपी नहीं चेक किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा हार्ट बीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीपी नॉर्मल होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, है ना। बीपी जो है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ओ हो, चलो अब पूछो जो सवाल करना है। थोड़ा सा हम पंखे में बैठ जाए, बहुत गर्मी है भाई, पानी भी नहीं पिया है, बताओ, प्यास लग गई है। ओके, सो हाउ डॉक्टर से द एग्जैक्ट बीपी, तो वही बात है कि हार्ट बीट से जो होगा तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हार्ट बीट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली हमें जो है वो बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इतना ही है हार्ट बीट सुनकर, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो हमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल स्पिग्मोमैनोमीटर हो, ठीक है। क्यों आर्टरीज भाई, बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, है ना। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, विश्वास। तो जब ब्लड प्रेशर यानी आर्टरी में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी को हम मेजर करके ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, राइट। क्योंकि वेन्स में तो प्रेशर क्रिएट होता नहीं है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है लो प्रेशर का होता है वेन्स में। मेन जब हमारा हार्ट पंप हो रहा है, ठीक है, हार्ट पंप हो रहा है, तो हार्ट पंप होने की वजह से किसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आर्टरी में। सो इसीलिए हम आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने में, सिंपल सी बात है। Next, Aman Kumar, sir, when blood comes into heart when RA pressure, then why not it rupture? ओके, रप्चर क्यों नहीं होता है? ओके, बिकॉज वहां पे टिश्यू जो होते हैं, और देखिए एक प्रिंसिपल है, हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड वो इनफ अमाउंट में, जितना अमाउंट में आपको आना चाहिए उससे ज्यादा अलो नहीं करेगा, है ना। और अगर मान के चले मेन हमारा जो अलो करता है वो है हमारा वेंट्रिकल चेंबर में जितना ब्लड जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चले कि हमारा जितना हार्ट अंदर में जाएगा ब्लड, हमारे टोटल बॉडी में ब्लड कितना होते हैं, टोटल 6 लीटर्स होते हैं, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स होते हैं, 5 लीटर्स मान के चलिए, है ना, 5 लीटर्स ब्लड है। तो जो 5 लीटर्स ब्लड होते हैं
तो 5 लीटर ब्लड में सब सर्कुलेट बाहर सब होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट का चेम्बर होता है। ठीक है, ज्यादा ना ओवर ब्लड होगा ना लेस ब्लड होगा। हार्ट वहां पे हमारे टिश्यूज कुछ ऐसे हैं कि रप्चर वहां पे नहीं होता है, लेकिन हाँ ज्यादा हार्ट बीट होने से हमारे आर्टरी जरूर रप्चर हो सकते हैं। ठीक है, निखिल राज सर, हम लोग जब रन करते हैं या वर्क करते हैं तो हम लोग का बीपी हाई होता है या नॉर्मल होता है? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिजिकल वर्क कर रहे हैं। अगर फिजिकल वर्क आप रन कर रहे हैं तो आपका बीपी बढ़ेगा। ठीक है, आपका बीपी बढ़ेगा जब रन कर रहे हैं। तो नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में है तो बीपी नॉर्मल रहेगा। आप नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं खड़े होकर, तो उस वक्त आपका प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, नो सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हम लोग का जो प्रेशर अगर बढ़ता है तो उससे हम लोग की बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं क्रिएट होता है? बिल्कुल होता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपको तो आर्टरी के जो आर्टरी वॉल है, आर्टरी का जो वॉल है वो रप्चर हो सकता है। ठीक है, आर्टरी का वॉल रप्चर हो सकता है। हमारे जो ब्लड सप्लाई हो रहे हैं तो कहीं भी किसी भी तरह का इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। किसी भी चीज कोई भी रप्चर हो सकते हैं हमारे आर्टरीज कहीं भी, तो उसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। ब्रेन में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में ब्लड जाने की वजह से स्ट्रोक आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बीपी बढ़ने से स्ट्रोक आते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम होते ओके सर। हैं। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरी पहले तो आर्टरी थिन होता है कि थिक होता है, बोलो तो? सर थिन होता है। थिन होता है और उसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। हाई बीपी होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, ऑब्वियसली वहां पे रप्चर होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, है ना। फिर से यही क्वेश्चन आयुषी आयुषी अभी भी बताया ना कि आर्टरी से बीपी क्यों चेक करते हैं? बिकॉज आर्टरी में प्रेशर क्रिएट होता है। बिकॉज हमारा जो वेंट्रिकल है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर आर्टरी में क्रिएट होता है। बार प्रेशर आर्टरी में हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिफरेंस आते हैं आर्टरीज में, और इसीलिए हम वहां पे ब्लड का प्रेशर को ओरिजिनली आर्टरी में ही मेजर किया जा सकता है। ठीक है, जब हमारा वेंट्रिकल हम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर कहाँ जाएगा? आर्टरी में जाएगा, वेन में थोड़ी जाएगा। और जब कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब कम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कम जाएगा, कम प्रेशर जाएगा। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा ज्यादा। और एक और चीज है, कहा जाता है, एक लॉ है हमारे बायोलॉजी में भी, एक लॉ है, द मोर इट स्ट्रेच द मोर इट कॉन्ट्रैक्ट। यानी जितना ज्यादा हमारा वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा, यानी जब ब्लड फिल होता है वेंट्रिकल में, जितना ज्यादा वो फिल होगा तो उतना ज्यादा स्ट्रेच करेगा। जितना ज्यादा स्ट्रेच करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल रबर बैंड ले लो, एक रबर ले लो, ठीक है, रबर बैंड, और रबर बैंड को बीच से काट दो और फिर दोनों तरफ से खींचो। जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही ज्यादा चोट लगेगा, बोलो कि नहीं? उतना तेजी से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अब जितना हमारे वेंट्रिकल में ब्लड फिल होंगे, जितना ज्यादा वो स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अब इतना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए। बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे रप्चर हो सकता है, हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और हार्ट वॉल रप्चर हो सकता है। ठीक है, हार्ट इज इंडिपेंडेंट, हार्ट इज इंडिपेंडेंट मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमारे हार्ट के पास ऐसे नोड होते हैं और इसीलिए ना हम उसको कहते हैं मायोजेनिक होता है हार्ट। यानी हमारे पास ऐसे नोड होते हैं और उसी ऐसे नोड से ही हमारा हार्ट पंप होता है। अगर हम अपने हार्ट को अपने बॉडी से अलग भी कर देते तो भी हार्ट हमारा पंप कुछ देर के लिए होगा, बिकॉज हमारे ऐसे नोड वहां पे हैं। ठीक है, और ऐसे नोड क्या करता है? वो अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स खुद जनरेट करता है और इसीलिए क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट जो है वो पंप होता रहता है। ब्रेन से अगर कांटेक्ट नहीं भी रहेगा तो भी वो पंप होगा। ठीक है, सर यस। सर जैसे जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है सर, तो किसी बॉडी में से दूसरे बॉडी में जाता है तो सर वो उसकी हार्ट बीट कैसे मैच कर लेता है सर? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट तो पहली बात तो हर बॉडी से मैच नहीं करता है। ठीक है, हर किसी का हार्ट किसी में उठाकर नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, वो चीजें जो है हमारे हार्ट जो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिस कंडीशन में लेकर आ रहे हैं वो टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड में हम डालेंगे। तो जब हमारे बॉडी में हम जब डालते हैं तो ब्लड जो हमारा, क्योंकि मशीन रहता है, पहले तो हम हार्ट को अगर फेल हो जाता है तो मशीन से उसको कंट्रोल करते हैं। तो मशीन से जब कंट्रोल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं कि जो हम हार्ट आकर फिट करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा मशीन में सिस्टम चलता रहता है और वो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो उसी के ऑर्डर में हम सेट करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करते वक्त। ये बहुत सारी फिनोमिना है, बहुत सारे इसके पीछे
कई सारी चीजें हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है हार्ट में ट्रांसप्लांटेशन में, इतना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत कम हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं इंडिया में भी, ठीक है। बीपी ज्यादा होने से ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ब्रेन हैमरेज का क्या मतलब होता है? ब्रेन हैमरेज का मतलब होता है ब्रेन में कोई वेसल का ब्रेक डाउन है ना, उसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन में आर्टरी है या कोई भी ब्लड वेसल रप्चर कर जाता है, तो बीपी जब बढ़ता है तो ब्रेन हैमरेज होगा। यानी बीपी जब बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा, तो ब्लड वेसल में प्रेशर क्रिएट होगा, ब्रेन हैमरेज ऑब्वियसली होगा। प्रेशर की वजह से भाई, आप जब ब्लड वेसल में प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, रप्चर होगा ना, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, रप्चर होंगे वहां पे, है ना। चलो ओके।